हाँ, तो ह्यूमन ज्योग्राफी के चैप्टर नंबर 6 की बात करें, कैप्सूल सीरीज अपनी कंटिन्यू चल रही है। और यहाँ ये मैंने छोटा सा कैप्सूल बनाया है, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, 3-4 क्वेश्चन सेलेक्टेड लिए हैं, बस अच्छे से पढ़ लेना। चैप्टर नंबर 6 अपना ह्यूमन ज्योग्राफी का सेकंड एक्टिविटीज़ द्वितीयक अभिक्रियाएँ इसके द्वितीयक क्रियाएँ इसके अंदर है। कुछ क्वेश्चन देखो शानदार तरीके से। पहला, उद्योगों की स्थिति को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारकों को उल्लेख कीजिए। निबंधात्मक प्रश्न यहाँ से आ रहे हैं, ठीक है, ऐसे टाइप। तो बहुत ही तगड़ा क्वेश्चन है। पहला कि बाजार तक अभिगम्यता, यानी मेंशन द मेजर फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग द लोकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज। तो एक तो एक्सेस टू मार्केट, बाजार तक पहुंच, अभिगम्यता का मतलब पहुंच। तो उद्योगों की स्थापना से सबसे प्रमुख कारक उसके द्वारा उत्पादित माल के लिए बाजार का उपलब्ध होना है। दूरस्थ का मतलब दूर के स्थान, दूरस्थ क्षेत्र जहाँ कम जनसंख्या निवास करती है, छोटे बाजारों से युक्त होते हैं। सीधी सी बात है, जो छोटे छोटे बाजार होते हैं वहाँ पर, क्योंकि जहाँ पर पॉपुलेशन कम रहेगी तो वहाँ पर जो है, जहाँ पर पॉपुलेशन कम रहेगी ना, तो वहाँ पर ऐसे एरियाज़ के अंदर हमेशा छोटे जो हैं मार्केट वहाँ पर होते हैं, ठीक है। और यूरोप है, उत्तरी अमेरिका है, जापान है, ऑस्ट्रेलिया के क्षेत्र वृद्ध वैश्विक बाजार हैं, क्योंकि इन प्रदेशों के लोगों की क्रय क्षमता, जहाँ पर जिनकी सेलिंग या परचेजिंग पावर ज़्यादा है, ठीक है, जिनकी परचेजिंग पावर ज़्यादा है, वहाँ से हमेशा वहाँ पर बड़े मार्केट होते हैं। और उसके एग्जाम्पल कौन से हो जाएंगे? यूरोप, उत्तरी अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया, ठीक है ना। ये यहाँ की परचेजिंग पावर ज़्यादा है, इसलिए यहाँ पर बड़े मार्केट है। और फिर अपन बात करें दक्षिण पूर्वी की, साउथ और साउथ ईस्टर्न की, तो यहाँ पर एशिया के घने बसे प्रदेश वृद्ध बाजार उपलब्ध, यहाँ पर भी बड़े बाजार हैं, मार्केट हैं। और उद्योगों में व्यापक बाजार हैं, यथा वायुयान निर्माण है, शस्त्र निर्माण, ये बेसिकली यहाँ पर होते हैं। जहाँ पर बहुत बड़े बाजार हों वहाँ पर एरोप्लेन्स वगैरह, यानी जो वायुयान होते हैं। इन सम इंडस्ट्रीज हैव ग्लोबल मार्केट सच एज एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग है, आर्म्स इंडस्ट्री है, या तो बहुत बड़े मार्केट के लिए जब हो तभी बनती है, वरना नहीं होती। सेकंड पॉइंट है कच्चे माल की प्राप्ति तक अभिगम्यता, यानी एक्सेस टू रॉ मटेरियल्स। इसमें क्या होगा कि कोई भी जैसे प्रोडक्ट अपन बनाते हैं तो उसके लिए कच्चा माल की ज़रूरत होती है। अगर बिस्किट भी आप बनाते हैं तो बिस्किट के लिए आपको गेहूं का आटे की ज़रूरत होती है, तो वो वैसे उसका रॉ मटेरियल हो गया। जैसे किसानों से गेहूं खरीद लेंगे तो रॉ मटेरियल है, कच्चा माल हो जाएगा गेहूं, फिर फैक्ट्री में उसको पीस के उसकी बिस्किट बनाते हैं, वो तैयार माल हो जाता है। तो उद्योगों के लिए कच्चा माल अपेक्षाकृत सस्ता एवं सरलता से परिवहन योग्य होना चाहिए। भारी वजन, सस्ते मूल्य एवं वजन घटने वाले पदार्थों पर आधारित उद्योग कच्चे माल के स्रोत स्थल के समीप स्थित होते हैं, यथा इस्पात है, चीनी है, सीमेंट उद्योग, ये हमेशा नज़दीकी होते हैं, ठीक है। श्रम आपूर्ति, यानी बेसिकली हमारे पास मशीन है तो मशीन या फिर लेबर वगैरह जो भी हो, भाई काम करने के लिए फैक्ट्री में काम करने के लोग चाहिए, उनके लिए मशीनें चाहिए, वो सब हमारे नज़दीक होनी चाहिए। एक्सेस टू लेबर सप्लाई भी हमारे पास में होनी चाहिए। चौथा है शक्ति की साधनों तक अभिगम्यता, एक्सेस टू सोर्सेस ऑफ एनर्जी, ठीक है, यानी कि वे उद्योग जिनमें अधिक ऊर्जा अर्थात शक्ति की आवश्यकता होती है, ऊर्जा के स्रोतों के समीप होनी चाहिए। जैसे कि एल्यूमिनियम उद्योग है, तो ये इनकी बड़े बड़े ऐसे संयंत्र लगते हैं, तो ये बिल्कुल नज़दीक होने चाहिए हमारे, ठीक है। फिर पांचवा, परिवहन और संचार की सुविधाएं, बिल्कुल सही बात है, और सड़कें अच्छी होनी चाहिए, ताकि कोई भी माल आप यहाँ से वहाँ भेजोगे, ट्रांसपोर्ट व्हीकल सही से ले जाने चाहिए। अगर सड़कें खराब है, परिवहन के सिस्टम सही नहीं है, तो फिर वो भी दिक्कत है। तो एक्सेस टू ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन फैसिलिटीज़ भी अवेलेबल होनी चाहिए। छठा, गवर्नमेंट पॉलिसी, सरकारी नीतियाँ भी सही होनी चाहिए। बेहुदा जगह जगह पर टैक्सेस वगैरह नहीं लगाने चाहिए, खुली थोड़ी इकोनॉमिक होनी चाहिए, बार बार डिस्टर्ब ना करें बिजनेस को, वरना कोई भी बिजनेस नहीं करेगा अगर आप बेहुदा टैक्स लगा दोगे। चलते इस पर ये टैक्स है, ये जीएसटी है, CGST है, इस तरह के अगर ज़्यादा लगाते हैं, परसेंटेज अगर हाई होता है, तो फिर लोग बिजनेस करना नहीं चाहेंगे, उसमें नुकसान। तो गवर्नमेंट पॉलिसी, सरकार की नीतियाँ भी सही होनी चाहिए। संवहन अर्थव्यवस्था तक अभिगम्यता तथा उद्योगों के मध्य संबंध, हाँ ये बात भी है। एक्सेस टू एग्लोमरेशन इकोनॉमिक्स या फिर लिंक्स बिटवीन इंडस्ट्रीज, कोई भी चीज़ आप लेके आते हो तो उद्योगों के बीच में और उनके बीच में रिलेशन भी अच्छे होने चाहिए। मतलब प्रमुख उद्योग की समीपता से अनेक उद्योग लाभान्वित होते हैं और ये लाभ समन्वय अर्थव्यवस्था के रूप में परिणत हो जाते हैं। विभिन्न उद्योगों के मध्य पाई जाने वाली श्रृंखला से बचत की प्राप्ति होती है। सही बात है। सपोज जैसे कि ये एक चेन सी बनती है। चेन कैसे कि आपने कभी देखा है, एक बोतल जब पानी की एक बोतल तैयार होती है ना, तो एक कंपनी पूरी बोतल तैयार नहीं करती है। बोतल के ढक्कन बनाने वाले अलग होते हैं, बोतल बनाने वाला अलग होते हैं, जो उसके लेबल चिपकाते हैं चारों वो कागज़ जैसा, वो अलग होते हैं। प्लस उस बोतल के ऊपर जो आपने देखा होगा कुछ अलग से डिजिट में लिखा होता है, कुछ अक्षरों में लिखा होता है कि इसकी ये एक्सपायरी डेट वगैरह, जो उस बोतल की ऊपर ही छपी होती है ऐसे ही, उसके काम करने वाले अलग होते हैं। तो सब काम करने वाले अलग होते हैं। सिर्फ कुछ बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ ऐसी है जो सिर्फ बोतलों के ढक्कन ही बनाती है, बहुत बड़ा कारोबार करती है, क्योंकि एक बोतल अगर 50 पैसे में बिका तो लाखों की संख्या बिकता है, तो वैसे उनकी इनकम हो जाती है।
इसलिए अगर इनके आपस में तालमेल रहेगा तो ईजिली इनको अवेलेबिलिटी हो जाएगी कि जैसे कि यार साहब हम इस तरह की बोतल बनाएंगे तो इस तरह का ढक्कन आप दे दीजिए हमें, तो वो वहाँ पहुँचा देगा, ये वहाँ पहुँचा देगा, इस हिसाब से आगे चेन बनती रहेगी। तो ये सब है, इनके बीच में जो रिलेशन भी अच्छे होने चाहिए। सेकेंड क्वेश्चन है विनिर्माण से आप क्या समझते हैं और आधुनिक बड़े पैमाने पर होने वाले विनिर्माण की विशेषताएं बताइए। व्हाट इज मेंट बाय मैन्युफैक्चरिंग और स्टेट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मॉडर्न लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग। तो पहली हेडिंग आपको लगानी है विनिर्माण से आशय, मीनिंग ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है। तो विनिर्माण से आशय किसी वस्तु का उत्पादन है, हस्तशिल्प कार्य से लेकर लोहे व इस्पात को गढ़ना, प्लास्टिक के खिलौने बनाना, कंप्यूटर के अति सूक्ष्म घटकों को जोड़ना एवं अंतरिक्ष यान निर्माण इत्यादि सभी प्रकार के उत्पादन को निर्माण के अंतर्गत ही माना जाता है। विनिर्माण की सभी प्रक्रियाओं में कुछ सामान्य विशेषताएं होती है। यथाशक्ति का उपयोग है, एक ही प्रकार की वस्तुओं का विशाल उत्पादन करना है, कारखानों विशेष श्रमिक जो कि मानक वस्तुओं का उत्पादन करते हैं। ये सब विनिर्माण आधुनिक शक्ति के साधन के मशीनरी के द्वारा या पुराने साधनों के द्वारा भी ये सब किए जाते हैं। हालांकि जब ये मॉडर्न के अंदर अगर बात करें, मॉडर्न जो सिस्टम आ गया है उसमें बेसिकली सारा काम मशीनों से ज़्यादा होता है। वो अपन देख लेते हैं क्या क्या है। तो देखो विनिर्माण उद्योग, थोड़ा सा इसके बारे में और लिखेंगे कि विनिर्माण का शाब्दिक अर्थ होता है हाथ से बनाना, फिर भी यंत्रों द्वारा बनाया गया सामान भी शामिल इसके अंदर किया। ऐसा नहीं कि हालांकि इसका मतलब होता है हाथ से बनाना, लेकिन फिर भी इसके अंदर मशीनों से भी काम होता है। ये एक अति आवश्यक प्रक्रिया है जिसमें कच्चे माल को स्थानीय तुरस्त बाजार में बेचने के लिए ऊंचे मूल्य के तैयार माल में परिवर्तित कर दिया जाता है। जैसे कि मैंने बार बार एग्जाम्पल एक ही लूँगा कि सपोज किसान से गेहूँ खरीदे, अब गेहूँ में 100 क्विंटल की बोरी जो आती है और 100 केजी का एक क्विंटल होता है, 100 केजी में 1 क्विंटल होता है। ये किसान से एक बोरी खरीदी या 50 किलो का एक कट्टा खरीदा, तो इस 100 केजी वेट के उसने किसान को दिए 3,000 रुपये, शायद है ना, 3,000 या 2,500 रुपये में जो भी दिए। इस 3,000 रुपये के गेहूँ खरीद लिए किसान से। अब इस 3,000 गेहूँ से फैक्ट्री मालिक इसका आटा बनाएगा और आटे से बिस्किट तैयार करेगा, और फिर अलग अलग वैरायटी के बिस्किट होता है, आपको बताइए। तो 10 रुपये से लेके 150 तक के बिस्किट बिकते हैं। तो वो कितना पैसा कमाएगा, मतलब वो तैयार माल को बड़े ऊंचे मूल्य को बेच के अच्छा खासा पैसा कमा लेता है। ये ठीक है ना। और फिर इसकी कुछ विशेषताएं भी है कि कौशल का विशिष्टीकरण उत्पादन की विधियाँ, यानी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री समझ गए आप। और इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स देख लो, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मॉडर्न लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग। तो पहला है स्पेशलाइजेशन ऑफ स्किल एंड मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन। तो ये है कि बड़े पैमाने पर कार्यरत विनिर्माण, बड़े पैमाने पर उत्पादन किया जाता है। तो इसमें प्रत्येक श्रमिक लगातार एक ही प्रकार के कार्य को करता है, एक फिक्स लेवल होता है, वो सेम, ईच वर्कर परफॉर्म द सेम टाइप ऑफ वर्क। जैसे कि किसी को कह दिया कि अगर आपको सिर्फ और सिर्फ ये काम करना है कि इस बोतल के ऊपर लेबल चिपकाना है, तो वो सिर्फ परमानेंट लेबल ही चिपकाएगा, क्योंकि बहुत बड़े लेवल पे काम होता है। अगर बोतल किसी की बोतल फैक्ट्री है ना, तो वो कम से कम लाखों की संख्या में बोतलें बनाता है, खाली बोतल्स। जैसे वो कोई कोल्ड ड्रिंक से हो सकती है, किसी की हो सकती है। तो वैसे जो ढक्कन बनाता है वो लाखों की संख्या में ढक्कन बनाएगा। उस ढक्कन के ऊपर जो डिज़ाइन होती है, तो किसी को काम दे दिया कि जो ढक्कन की वजह से लाइनिंग जो होती है, जो भी होती है, ये काम तेरा यही है। तो परमानेंट उसके पास में बहुत काम है, क्योंकि एक ढक्कन की डिज़ाइन नहीं बनाएगा, वो दिन में वो हज़ारों ढक्कन तैयार करेगा। इसलिए इसमें एक ही श्रमिक एक ही प्रकार काम करता रहता है, ठीक है। दूसरा यंत्रीकरण, मैकेनाइजेशन भी है। इसमें बहुत ज़्यादा मशीनरी से काम होता है कि किसी कार्य को पूर्ण करने के लिए मशीनों का प्रयोग करना यंत्रीकरण कहलाता है, सीधी सी बात है। और निर्माण प्रक्रिया के दौरान मानव की सोच को शामिल किए बिना कार्य करना, अर्थात स्वचालित यंत्रीकरण की विकसित अवस्था है। पुनर्निर्वेशन एवं समृद्ध पाश कंप्यूटर नियंत्रित प्रणाली से युक्त स्वचालित कारखाने, जिन मशीनों को सोचने के लिए विकसित किया गया है, वे पूरे विश्व में नजर आने लगी। खूब सारी मशीन ऐसी है ना जो ऑटोमेटिक काम करती है, और जहाँ पर फॉल्ट हो जाएगा, वो एक कोई सायरन बज जाता है, आवाज़ आ जाती है, तो वहाँ पर मैकेनिकल तुरंत जाके उसको ठीक कर देता है। एक तरीके से गलती होती है वो पकड़ लेता है, वो वाली चीज़ है। फिर है प्रौद्योगिकी नवाचार, टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन तो आजकल हो ही रहे दिनों दिन, ठीक है। तो ताकि अपन गुणवत्ता में नियंत्रण करते हैं, मतलब हर तरह से अपन जो है आजकल बहुत ज़्यादा, जिससे पोल्यूशन भी कम हो, क्योंकि इलेक्ट्रिकल हर चीज़ आने लग गई है, तो पोल्यूशन भी कम होगा। टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा हो गई, तो इसमें भी अपन को बेनिफिट होता है। और फिर है संगठनात्मक ढांचा स्थिरीकरण, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर एंड स्ट्रेटिफिकेशन, ये भी है। और अनियमित भौगोलिक वितरण, अनइवन जोग्राफिक डिस्ट्रीब्यूशन, ये कुछ 5 इसके कारण हैं। इसमें क्या आता है संगठनात्मक में, इसमें आता है जटिल प्रौद्योगिक तंत्र, अत्यधिक विशिष्टीकरण, श्रम विभाजन, कम लागत से ज़्यादा उत्पादन करना, ये सारी बातें, मतलब पैसा कम लगे, प्रॉफिट इनकम हुआ में ज़्यादा हो। और कुछ ये अनियमित भौगोलिक वितरण भी है। विश्व में आधुनिक निर्माण के मुख्य केंद्र कुछ स्थानों पर सीमित है। विश्व के कुल स्थलीय भाग का 10% से भी कम भूभाग इनका विस्तार, मतलब
इसका मतलब ये होता है अनइवन ज्योग्राफी डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब ये है कि हर जगह बिजनेस नहीं है। पूरे संसार में जितने इंडस्ट्री हैं वहाँ मात्र 10% ही जो ऐसा है कि उस बड़े लेवल के ऊपर ये काम होता है, बाकी मोस्टली इतना काम नहीं होता। तो जो कि हमारे आर्थिक राजनीतिक शक्ति के रूप में इकोनॉमिकली और पॉलिटिकली जो है उसका केंद्र बन गए, ये सब बातें क्या ईजी से आराम से आप समझ सकते हो। एक छोटा क्वेश्चन और लिया मैंने कि कुटीर उद्योगों की प्रमुख विशेषताएं बताइए, स्टेट द मेन फीचर्स ऑफ कॉटेज इंडस्ट्री। ठीक है, ऐसे छोटे क्वेश्चन को 2-3 को मिला के भी एक पूछा जा सकता है। तो देखो, कुटीर उद्योग निर्माण की सबसे छोटी इकाई होती है, पहली बात तो ये छोटे इकाई होते हैं। कॉटेज इंडस्ट्री स्मॉलेस्ट मैन्युफैक्चरिंग यूनिट। कुटीर उद्योग में शिल्पकार स्थानीय कच्चे माल का उपयोग करते हैं, मतलब स्थानीय जो लोकल लेवल पे माल मिल जाए तो उसका काम करते हैं, और साधारण औजारों द्वारा परिवार के सभी सदस्य मिलकर अपने दैनिक, जैसे कि हम देखा होगा ये मटकी बनाने वाले लोग हैं, ये आराम से पूरा फैमिली मिलकर वहाँ पर काम करती है। ठीक है, तो सभी घर के मेंबर इसमें काम कर लेते हैं। और कुटीर उद्योग में तैयार माल का या तो स्वयं उपयोग किया जाता है अथवा किसी इसे स्थानीय गाँव में बाजार में बेच दिया जाता है, ये भी है, या तो खुद कर लेते हैं या फिर बेच देते हैं। जैसे दिवाली के ऊपर देखा होगा दिए जो बनाते हैं उसमें भी खुद उनके बेटे उनके बहुएं, मतलब पूरा फैमिली लग जाती है उसके अंदर। तो ऐसे खूब सारे काम होते हैं जो ये मिलके काम करते हैं। कुटीर उद्योगों में उत्पादित उत्पादों में कभी कभी अदला बदली भी की जाती है। ठीक है, और पूंजी और परिवहन इन उद्योगों को अधिक प्रभावित नहीं करते क्योंकि इनके द्वारा निर्मित वस्तुओं का व्यापारिक महत्व कम होता है, तो ज़्यादा कोई पैसा खर्च इसमें नहीं होता, और इनमें कोई ज़्यादा हाई टैक्सेस भी नहीं लगते, और अधिकतर उपकरण स्थानीय लोगों द्वारा खुद घर में ही काम तैयार कर लेते हैं, तो ज़्यादा कोई डिस्टर्बेंस वाली बात नहीं, ज़्यादा टैक्सेस वगैरह इसमें नहीं लगते। और आज का लास्ट क्वेश्चन है, 2 छोटे छोटे क्वेश्चन है कि उच्च प्रौद्योगिकी क्या होती है, हाईटेक इंडस्ट्री क्या है, और स्वच्छंद उद्योग क्या है, फुटलोज इंडस्ट्री क्या है, दोनों के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। उच्च प्रौद्योगिकी उद्योग में उन्नत वैज्ञानिक एवं इंजीनियरिंग उत्पादों का निर्माण गहन शोध एवं विकास के प्रयोग द्वारा किया जाता है। इनमें यंत्र मानव कंप्यूटर आधारित डिजाइन तथा निर्माण, धातु पिघलाने एवं शोधन के इलेक्ट्रॉनिक नियंत्रण एवं नवीन रासायनिक व औषधि उत्पाद प्रमुख स्थान रखते हैं। ठीक है, मतलब उच्च प्रौद्योगिकी में कौन कौन आता है वो लिखना है आपको, हाई टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री में कौन कौन आता है वो लिखना है। एक है स्वच्छंद उद्योग, फुटलोज इंडस्ट्री क्या होती है, तो ये उद्योग व्यापक विविधता वाले स्थानों में स्थित होते हैं, और ये किसी विशिष्ट कच्चे माल पर निर्भर बिल्कुल नहीं रहते हैं, वर्ण संगठक पुरुषों पर निर्भर रहते हैं जिन्हें कहीं से भी प्राप्त किया जा सकता है, आराम से कहीं पर भी मिल जाते हैं, और इसमें उत्पादन कम मात्रा में होता है, श्रमिकों की भी कम आवश्यकता है इसके अंदर, लेबर की भी, दे प्रोड्यूस स्मॉल क्वांटिटी एंड ऑल्सो एम्प्लॉय अ स्मॉल लेबर फोर्स, सबकी कम जरूरत होती है। तो इस तरीके से बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, आपको इनको अच्छे से एक बार पढ़ लेना है। ये अपना चैप्टर नंबर 6 था ह्यूमन ज्योग्राफी का, जिसका कैप्सूल रेडी है। अब आपको चैप्टर नंबर 7 का जस्ट अभी तुरंत मिलेगा, लेट 9 मिलेगा, लेकिन मिलेगा उसका भी, चैप्टर नंबर 7 का कैप्सूल भी आपको जरूर देखना है। ठीक है।